वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्रस्ट पढ़ा था, हमने मेंटल पढ़ा था। ठीक है, क्रस्ट में हमने देखा था कि आपकी सिस्मिक वेव्स का बिहेवियर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। जैसे क्रस्ट से अपर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशनिक क्रस्ट की तरफ जाते हैं या सेल से साइमा की तरफ जाते हैं, तब आपकी इन वेलोसिटी जो है सिस्मिक वेव्स की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने मेंटल देखा था। मेंटल में आउटर मेंटल, इनर मेंटल होता है। ठीक है, अपर या लोअर मेंटल होता है, ये आपका कोर है, ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, ये आपका मेंटल है। मेंटल में ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, हमने ये देखा था। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है यहाँ से जैसे ही अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी होती है, ये अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में, उससे हमने कहा था मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे ही आप लोअर मेंटल से कोर में इंटर करोगे, हमने देखा था ये जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल में लोअर पोर्शन में, मेंटल के लोअर पोर्शन में यहाँ पे अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन होता है, जहाँ पे वेलोसिटी, ये सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वेव्स जैसे ही आपके कोर में इंटर करती है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब कोर को। ठीक है, तो हमने देखा था कि मेंटल में आपके एज कम्पेयर टू क्रस्ट डेंसर जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके पेरिडोटाइट है, पेरिक्लेस और गार्नेट जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ये जो मेंटल से कोर की तरफ जाती हैं आपकी सिस्मिक वेव्स, हमने देखा था सिस्मिक वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी वेव और एस वेव। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। तो पी वेव की प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि पी वेव सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रेवल करती है। ठीक है, और एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, लिक्विड में ये ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है, लिक्विड में ये ट्रेवल नहीं करती है। ठीक, तो जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक जहाँ हम पहुँचे कोर तक। ठीक है, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे शायद हमने डिस्कस की थी, कोर क्रस्ट की जो ये थिकनेस होती है वो 100 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। ठीक है, 100 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। और उसके बाद आपके मेंटल की जो थिकनेस है, वो अगर क्रस्ट से ऊपर से ज़ीरो से अगर लें तो यहाँ तक 100 किलोमीटर आप लोगे। ठीक है, और उसके बाद जो मेंटल है उसकी थिकनेस अगर देखोगे तो 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और यहाँ कोर तक आपकी जो ये है आउटर कोर तक इसकी जो थिकनेस है, टोटल जो रेडियस है आपका अर्थ का, वो है 5000 किलोमीटर। ठीक है, और सेंटर ऑफ द अर्थ तक, ठीक है, आपका जो रेडियस है अर्थ का वो है 6371 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल थिकनेस है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी वेव्स जो है मेंटल से क्रॉस करके कोर में चली जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखा गया, यहाँ से जो वेव्स आती हैं ये हर डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, चाहे वो एस वेव हो या पी वेव हो। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में जाती है यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से एस और पी वेव आती हैं, ठीक है, आउटर कोर बाउंड्री मेंटल और आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर बाउंड्री जहाँ पे है, इस बाउंड्री को गटनबर्ग बाउंड्री कहते हैं। गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे एस और पी वेव का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे ही हम देख रहे थे, ये जो पी वेव है यहाँ से मेंटल में जब ट्रेवल कर रही थी तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब एब्रप्टली इंक्रीज हो रही थी। अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन पे आके थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, सॉरी डिक्रीज हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और जैसे ही एस और पी वेव गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पे पहुंचती है, एस वेव डिसअपियर हो जाती है, एस वेव डिसअपियर हो जाती है, और पी वेव की जो वेलोसिटी है, ठीक है, एस वेव डिसअपियर हो जाती है, और पी वेव की जो वेलोसिटी है
वो स्लाइडली डिक्रीज हो जाती है, सॉरी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज ही होती है, स्लाइडली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है, जैसे ही एस वेव यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, मीन्स यहाँ पे जो आपका जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में, किसमें, क्योंकि एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, ठीक है। और पी वेव की वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे कुछ डेंसर मटेरियल है, मीन्स अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आयरन और मैग्नीशियम, आयरन और निकल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयरन निकल, ठीक है। ठीक है, आयरन और निकल इसमें प्रेजेंट होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि आपका जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इस आयरन और निकल जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए आयरन और निकल जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ही आपकी वेव जो है सेंटर की तरफ आती है और फर्दर नीचे इनर कोर की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो यहाँ पे और एक चीज़ देखी गई, मैं आपको यहाँ पे इससे दिखाऊंगा पूरा एक मॉडल बना के कि एक्चुअल में इसका बिहेवियर क्या है। ये आपका अर्थ, ठीक है, तो ये आपका, मैं कोर को थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ये आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल, ये आपका आउटर कोर, ये आपका इनर कोर, ठीक है, यहाँ तक पता चला। तो मैं इसे ये कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। हाँ, तो जैसे यहाँ से आपकी वेव्स जनरेट होती हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से आपकी वेव जनरेट हुई, ठीक है, तो वेव जो है पी वेव और एस वेव हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ठीक है, इस तरीके से हर डायरेक्शन में आपकी वेव्स ट्रेवल करेंगी, ठीक है, ठीक है। जैसे ही आपकी वेव्स इनर कोर के पास पहुंचती है, इंटर करती है इनर कोर में, ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाती, ऐसे एक्चुअल में इसको इस पाथ में जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके, रिफ्रैक्ट, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में जो है जब भी किसी सरफेस पे आपकी वेव्स पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इस तरीके से, ठीक है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ जब भी आपकी वेव्स किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो इसकी एक्चुअल पाथ ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी पाथ में थोड़ी सी चेंज आ जाती है, इस तरीके से बेंट हो जाती है। सेम केस यहाँ पे भी है, जब आपकी वेव्स इनर कोर में इंटर कर रही हैं तो ये थोड़ा सा सेंटर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर सेंटर से ये होने के बाद वापस से ये ऐसे निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से। मीन्स आपकी जो वेव है, ठीक है, आपकी जो वेव है ये सेंटर, ये इनर कोर में सेंटर की तरफ रिफ्रैक्ट हुई और फिर से वापस निकल गई। एक्चुअल में हमारी वेव जो है पी और एस वेव को हर डायरेक्शन में, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट, एक्चुअल में इसको यहाँ से ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, यहाँ से ऐसे जाएगी वेव्स,
सॉरी इतना आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे, ठीक है, एक ऐसा जोन बना है जहां पे वेव्स जो है डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहां से एक्चुअल में इन वेव्स को आना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये यहां से अंदर रिफ्लेक्ट बैक हुई है। ठीक है, तो इस वजह से इस पोर्शन और इस पोर्शन में एक जोन बना जिसे शेडो जोन कहते हैं, शेडो जोन। इस तरफ भी शेडो जोन बना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कोई भी वेव्स डिटेक्ट नहीं होंगी इस पोर्शन में। ठीक है, अगर यहाँ से वेव जनरेट हुई तो शेडो जोन यहाँ कहीं बनेगा, अगर यहाँ से वेव जनरेट हुई तो शेडो जोन यहाँ और यहाँ कहीं बनेगा, लेकिन अभी वेव यहाँ से जनरेट हुई तो शेडो जोन यहाँ और यहाँ बनेगा। ठीक है, शेडो जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपकी सिस्मिक वेव्स डिटेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ शेडो जोन। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि हमारा जो आउटर कोर और इनर कोर है, आउटर कोर में हमने देखा कि एस वेव जो है डिसअपियर हो रही है। क्या हो रही है? एस वेव डिसअपियर हो रही है, एस वेव डिसअपियर हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पी वेव इंटर करती है, आपकी पी वेव फर्दर जैसे ही इनर कोर पे पहुंचती है तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट बैक होती है अंदर की तरफ। मीन्स एक चीज़ हुई कि आउटर कोर में जब एस वेव डिसअपियर हुई तो हमें एक चीज़ का क्लियरेंस मिला कि आउटर कोर जो है आपका लिक्विड में है, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और जो इनर कोर है आपका, इनर कोर में जब वेव रिफ्रैक्ट हो रही है अंदर की तरफ एज कंपेयर टू आउटर कोर, इनर कोर आउटर कोर से ज़्यादा डेंसर है। मीन्स ये हमारा सॉलिड फॉर्म में। तो आउटर कोर क्या है? सॉलिड है। इनर कोर लिक्विड है, आउटर कोर सॉलिड है। अब ये सॉलिड क्यों है? इंटेंस प्रेशर की वजह से। ये आगे जाके आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपके इसके कोर के बारे में। ठीक है, तो कोर की जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू मेंटल और इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी जो देखी गई है वो है 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी एक्चुअल में। तो एज कंपेयर टू, अगर मैं इसकी, हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा दूंगा मैं। ये आपके कोर की डेंसिटी है। ठीक है, मेंटल की जो डेंसिटी है वो है 4.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये डीपर जाते जाते 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसकी देखी थी हमने क्रस्ट की 2.65 ये थी। तो यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर कर पा रहे हैं कि आपके जो कोर है उससे ज़्यादा डेंसिटी आपके मेंटल की है। ठीक है, तो जैसे कोर में जितनी सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी थी उससे कोर में जो है जितनी सिस्मिक वेलोसिटी उससे ज़्यादा आपके मेंटल में पाई जाती है, या मेंटल में जितनी सिस्मिक वेलोसिटी, सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी जब वो इंटर करेगी आपके कोर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए क्लियर हुई। उसके बाद नेक्स्ट वन थिंग कि आपकी जो डिसकंटिन्यूटीज हमने कहा कि आपके अर्थ क्रस्ट में, ये सॉरी इंटरनल अर्थ के बीनीथ द सरफेस जो है आपकी डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं। तो इन्हीं डिसकंटिन्यूटीज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। TEN सॉरी GUTTENBRG डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर में जो डिसकंटिन्यूटी होती है तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, लहमैन डिसकंटिन्यूटी होती है।